A very good, a very good afternoon to all of you. Psycho- good Afternoon. Good afternoon. afternoon. Good afternoon, ma'am. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. A very good afternoon to all of you. आज साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की क्लास में शशि प्रभा हम सभी के समक्ष एटीट्यूड के कॉन्सेप्ट और उसके इम्प्लीकेशंस पे अपना प्रेजेंटेशन देंगी। शशि, अब आप अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हो बेटा। Okay, ma'am. Thank you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, class. Good क्या afternoon, आप ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून गुड Afternoon, आफ्टरनून ma'am. एवरीवन। एक बार बता दीजिए कि आपकी स्क्रीन विजुअल हो रही है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. Screen जी visible हो है. रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एटीट्यूड, जो हमारे साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसमें हम एटीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एटीट्यूड एटीट्यूड यानी हिंदी में इसको अभिवृत्ति कहते हैं। इसको बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग नामों से परिभाषित किया है। जैसे अभिवृत्ति को रवैया भी कहते हैं, चाल चलन भी कहते हैं, रंग ढंग भी कहते हैं, तौर तरीका भी कहते हैं, आचार व्यवहार भी कहते हैं। मतलब हम जो भी करते हैं, कहते हैं, या कोई और कहता है हमारे लिए, हम उससे जो भी चीजें गेन करते हैं वो सब कुछ हमारे एटीट्यूड के थ्रू आता है, या उसको प्रभावित करता है या उसका निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एटीट्यूड में एक चीज और है कि किसी भी काम या बात के संबंध में मनुष्य का जो मनोगत भाव होता है, जो कुछ करने या कहने या करने के लिए प्रयुक्त करता है, मतलब हमें रेडी करता है, वो भी एटीट्यूड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम एटीट्यूड के अंतर्गत जो इसकी विषय सूची है, हम क्या क्या अंदर पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक झलक देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिवृत्ति का संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद अभिवृत्ति का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। उसके बाद अभिवृत्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति की प्रकृति, नेचर ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अभिवृत्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड। आगे बढ़ते हुए अभिवृत्ति का निर्माण अथवा विकास संबंधी कारक, अभिवृत्तियों का शिक्षा में निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशन, जो इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे, और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिवृत्ति का संप्रत्यय क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड क्या है। अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है, एप्टस, जिसका अर्थ होता है योग्यता या सुविधा, जिसे नजरिया भी कहते हैं। नजरिया यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नजरिया है। वो किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग देखता है और हम किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग देखते हैं। मतलब अगर हम 4 लोगों से मिलते हैं तो उन 4 लोगों को किसी पर्टिकुलर एक चीज के बारे में अलग अलग नजरिया होगा। तो यही नजरिया उसका एटीट्यूड का होता है, उसका एटीट्यूड होता है। आगे अभिवृत्ति का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से होता है। मतलब कि कोई भी परिस्थिति है या कोई व्यक्ति है, कोई चीज है, कुछ भी है, वो अगर हमारे अनुकूल होती है तो हम उससे अधिक प्रभावित होते हैं।
और अगर हमारे अनुकूल नहीं होती है तो मुझसे कम प्रभावित होते हैं। या ऐसा कह दें कि अगर जो चीज हमें पसंद आती है, वो चाहे कोई वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति हो, तो हम उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, हम उससे अट्रैक्ट होते, आकर्षित होते हैं, और हमें वो उससे मिलने में या उससे बातें करने में या वो उस चीज के साथ रहने में हमें अच्छा लगता है। और वहीं उसके विपरीत अगर कोई चीज हमें पसंद नहीं है या कोई पर्सन हमें पसंद नहीं है, तो हम उसके साथ रहना पसंद नहीं करते। इवन अगर उसके बारे में कोई और भी हमसे बातें करता है तो हम उसे भी इग्नोर करते हुए चलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। अर्थात कि सामाजिक संबंधों में औरों के साथ किया जाने वाला आचरण, यानी कि जो सोशल इन्वायरमेंट है उसमें सबके अलग अलग अपने अपने आचार व्यवहार हैं, वो सभी अपनी अलग अलग भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। किसी का अच्छा है, किसी का खराब है, उसी के अकॉर्डिंग उसके अपने अपने अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, अभिवृत्ति व्यक्ति के मनोभाव, फीलिंग्स अथवा विश्वासों को इंगित करती है। मतलब हर व्यक्ति की अपनी अलग फीलिंग्स है, उसका जैसा अनुभव होगा, उसके अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस अलग हैं, उसकी फीलिंग्स अलग है और उसके बिलीव्स अलग है। जैसा फीलिंग या जैसे अनुभव को वो फील करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके बिलीव्स भी कम ज्यादा होंगे। अगर उसका अनुभव उसका अनुभव अधिक है तो उसकी बिलीव्स भी उस पर होंगे। कहते हैं कि उम्र के साथ साथ हमारे जो अनुभव होते हैं वो भी बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा हमारी अभिवृत्ति भी परिवर्तित होती जाएगी। अभी हम जिस एज में हैं वहां पर हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हैं, तो हमारा एटीट्यूड कुछ अलग है चीजों को लेकर के या इन्वायरमेंट को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के कह सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बात करें अपने शिक्षकों का, अपने गार्जियंस का, तो वहां पर उनकी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमसे अलग हैं, चीजों को देखने का नजरिया हमसे अलग है। तो इस इस तथ्य पे कहा जा सकता है कि ये जो एटीट्यूड है वो परिवर्तनशील है और वो स्थायी नहीं रहती। जैसे जैसे एज बढ़ती है, हमारे अनुभव इंक्रीज होते हैं, तो हमारे एटीट्यूड में चेंजमेंट आता है। आगे एटीट्यूड बताती है कि व्यक्ति क्या महसूस करता है, उसके पूर्व विश्वास क्या है। बिल्कुल जैसा आगे अभी हमने बताया कि फीलिंग्स को भी लेकर के चलता है। जैसा हम किसी चीज के प्रति हमारे जो भाव होंगे वो हमारे एटीट्यूड को बताएंगे। जैसे मैंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर हमें बहुत पसंद है, अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल की बात कर लें एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में 4 या 5 लोग हैं, उसमें से कोई एक फ्रेंड हमें बहुत ज्यादा पसंद होता है, या ये कह लें कि उससे जो हमारे मनोभाव होते हैं वो मिलते हैं, हमारे आपस की जो बातें होती है वो सहमति, मतलब उससे सहमति होती है। इस वजह से कह सकते हैं कि वो फ्रेंड हमारे ज्यादा क्लोज आ जाता है कंपेयर टू अदर। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं कि एटीट्यूड को अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बोले तो इसे रवैया कहते हैं। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से किसी बात पर जिस तरह का व्यवहार करते हैं, जिस तरह से हमारे रिएक्शंस होते हैं, वो हमारा एटीट्यूड होता है। एटीट्यूड या अभिवृत्ति अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, वो निर्भर करता है कि हमारा सामने वाले से कैसा रिएक्शंस हो रहे हैं या उसका हमारे प्रति क्या रिएक्शन है या क्या व्यवहार है। उसके थ्रू हम अगर अच्छा व्यवहार है तो हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर वो हमारे प्रति कुछ गलत कर रहा है तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? यहाँ तक समझ में आया? यस आ रही। yes, ma'am, आ रही है।
कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, शशि, आप अभी एक काम करो, अभी अपनी तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन दो, लास्ट में हम लोग क्वेरीज को हैंडल करेंगे, ठीक है? ओके। तो हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट है अभिवृत्ति का अर्थ। अभिवृत्ति का अर्थ किसी मनुष्य का दृष्टिकोण जो किसी मनुष्य, वस्तु, संख्या, विचार और स्थिति के प्रति किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को इंगित करता हो। ठीक, मतलब दृष्टिकोण का अर्थ होता है सामान्य भाषा में नजरिया। ठीक है, तो जैसा किसी भी मनुष्य है, वस्तु है, संख्या है या किसी के विचार हैं या स्थिति है, उसके प्रति सभी मनुष्यों के अपने अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो एक गिलास में पानी भर के रखा गया, उस गिलास का जो पानी था वो मतलब पूरा नहीं गिलास को भर के रखा गया और लोगों से पूछा गया तो बहुत लोगों ने उसमें अलग अलग उत्तर, किसी ने कहा गिलास में आधा पानी है, किसी ने कहा आधा गिलास खाली है। तो जिसको जो चीज जैसी दिखती है उसके अनुभव वैसे ही होते हैं, वो जैसा देखता है वैसा ही करता है और उसके विचार वैसे ही बनते जाते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहेंगे छोटे बच्चों का, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके भी अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर उनको अपना बहुत पसंद आता है, जो टीचर उन्हें बहुत पसंद आता है उसकी क्लास में वो आगे से आगे बढ़ करके हिस्सा लेते हैं और कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि वो टीचर उनको अप्रिशिएट करे, उनकी तारीफ करे। ये शायद हम सब ने देखा है, छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं। धारणा होती है जो किसी के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक ढंग से प्रतिक्रिया करवाती है। हाँ, अभिवृत्ति एक पूर्ण धारणा होती है जो किसी के प्रति, वो किसी के प्रति में कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, विचार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके जैसा हम हमारी धारणाएं होती हैं, हम उसी के अनुसार उसको स्वीकार करते हैं या फिर अस्वीकार करते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल लें तो जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें सबकी अलग अलग पसंद है, या ये कह लें सबके अलग अलग विचार हैं, या ये कह लें सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। उसके आधार पर वो किस पार्टी को स्वीकार कर रही हैं और किस पार्टी को अस्वीकार कर रही हैं। ठीक, किसी के लिए अगर कोई पार्टी पसंद है तो वो उसको स्वीकार कर रहा है, जिसको नहीं पसंद है तो उसे नहीं स्वीकार कर रहा है। वो डिपेंड करता है कि उसकी उस पार्टी के लिए क्या पूर्ण धारणाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। पसंद, नापसंद, प्यार, घृणा, पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया की संवेगात्मक प्रवृत्ति है। हाँ, अभिवृत्ति एक संवेगात्मक प्रवृत्ति भी है, इमोशनल एस्पेक्ट के भी है। और कहते हैं जो चीज हम जिस चीज से ज्यादा कनेक्ट होते हैं वो हमको इफेक्ट करती है। अब वो चीज अगर हमें बहुत पसंद है, अब वहां पर दोनों चीजें आ जाती हैं कि अगर हमें जो चीज पसंद है तो हम उसके लिए पूरी तरह कुछ भी करने को तैयार हैं, उसको पाने के लिए हम कुछ भी करने को रेडी रहते हैं। और अगर हमें वही चीज जो नहीं पसंद है तो वो फिर हमें मिले ना मिले, हमसे बात करे ना करे, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर हम एग्जाम्पल दें तो आप सभी ने देखा होगा घर पे जब गेस्ट आते हैं तो जो गेस्ट हमें बहुत पसंद होते हैं, ऐसा सबके साथ होता है, तो हम उनके वेलकम के लिए या फिर उनके आने पे हम बहुत खुश होते हैं। अरे आज वो आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, आज ये करेंगे, ये करेंगे, उनके आने पे ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत खुश होते हैं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नापसंद की अगर बात की जाए तो कुछ गेस्ट ऐसे भी होते हैं जो हमें पसंद नहीं है या कम पसंद है, तो उनके प्रति थोड़ा सा अनुचित होगा कहना, लेकिन हम सबके मन में ये होता, अरे ये कब जाएंगे,
होता है कि अतिथि तुम कब जाओगे, एक मूवी भी इस पे बनी थी। और तो ये चीज हमारे एटीट्यूड के थ्रू आता है कि हम जो चीज जिसको पसंद करते हैं हमारा अलग व्यवहार उसके साथ होता है, जिसे नहीं पसंद करते हैं उसके साथ एक अलग व्यवहार होता है। वहाँ यहाँ जो अगला इसमें बिंदु लिखा है कि प्यार या घृणा, सेम वही चीज है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं कुछ भी करने को, वो चाहे अच्छा है या बुरा, हम एग्री हैं। और वहीं अगर किसी से हमें घृणा है, नफरत है या फिर हेट करते हैं, तो वो चाहे लाख अच्छा हो हमें अच्छा लगता ही नहीं है, उसकी हर चीज खराब लगती है। अब वही बात करते हैं पक्ष या विपक्ष की। ये भी है, अगर हम यहाँ पर पक्ष विपक्ष में हम राजनीतिक पार्टियों का भी उदाहरण दे सकते हैं जो हमने पीछे दिया। और हम यहाँ पर फेवर अनफेवर की बात भी कर सकते हैं। हम जो हमारे फेवर में होती हैं चीजें हम उसके साथ चलना पसंद करते हैं, जो नहीं होती उसके साथ नहीं चलते। या ऐसा कह लें कि फ्रेंड सर्कल में जो हमारे फेवर में बातें करते हैं वो लोग ये लगता कि अच्छा हाँ ये मतलब मैंने ये बात कही और ये भी इस चीज को एग्री कर रहा है, मतलब ये मेरा अच्छा दोस्त है। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ हम जो चीज सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, अगर हमारा फ्रेंड उसको अप्रिशिएट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि ऑल टाइम वो बेस्ट फ्रेंड ही हो हमारा, मतलब हमारा शुभ चिंतक ही हो सकता है कि हम कुछ गलत कह रहे हो। तो यहाँ पर संवेग आ जाते हैं, इसलिए उसकी गलत चीज भी हमें अच्छी लगने लगती है जो हमें पसंद होता है या जिससे हमें प्यार होता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि अभिवृत्ति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेवर्स के अनुसार। सर ट्रेवर ने कहा है कि व्यवहार को कोई एक निश्चित दिशा प्रदान करने की, अनुक्रिया करने की तैयारी ही अभिवृत्ति है। मतलब हमारे व्यवहार को एक निश्चित या कोई नई दिशा प्रदान करने का जो प्रोसेस होता है वही एटीट्यूड कहलाता है। सर ट्रेवर्स ने अपनी डेफिनेशन में को एक सर ट्रेवर ने अपनी डेफिनेशन को, इसी डेफिनेशन को एक अलग शब्दों में भी लिखा है और कहा है कि व्यवहार को एक दिशा प्रदान करने वाली प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक तत्परता का नाम अभिवृत्ति है। तो दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है और उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो हमारा आचार व्यवहार होता है वो हमारे एटीट्यूड का निर्माण करता है। ठीक, और इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए जो व्यवहार होता है वो उत्तरदायी होता है। अगर किसी अगर किसी की किसी वस्तु के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वह उस वस्तु के प्रति आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, उसे पाने के लिए प्रयत्न करेगा। और अगर वहीं वो किसी वस्तु के प्रति उसका निगेटिव एटीट्यूड है तो उससे वो बहुत दूर भागेगा और यहाँ तक कि वो उसके नाम से भी चिढ़ने लगेगा और एक टाइम आएगा कि वो उसका नाम सुनते ही उत्तेजित हो जाएगा। हो सकता है उसको बहुत गुस्सा आ जाए। अगर आगे एक और उदाहरण से समझें तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति की जनतंत्र के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति है वह जनतंत्रात्मक परंपराओं और संस्थाओं के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण रखेगा और तानाशाही प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिकूल रवैया अपनाएगा। मतलब सीधे सी वही बात है कि जो चीज हम पॉजिटिव एटीट्यूड में आते हैं तो जो हमें पसंद होता है हम उस कंप्लीटली उसके साथ चलते हैं और जो हमें नहीं पसंद आता है हम कंप्लीटली उसको इग्नोर करते हुए चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली परिभाषा क्या कहती है। अगली परिभाषा सर थर्स्टन के अनुसार है। तो सर थर्स्टन कहते हैं कि अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव की मात्रा है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की मात्रा है, अर्थात यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो एटीट्यूड होता है वो दोनों फेज में चलता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है।
तो इस परिभाषा को समझते हुए हम ये कह सकते हैं, इसके संदर्भ में कहा जा सकता है कि जो अभिवृत्तियां व्यवहार को एक निश्चित दिशा दोनों प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती हैं। और अभिवृत्तियों से हमारा अभिप्राय उस प्रेरणात्मक शक्ति से होता है, मतलब जो हमें मोटिवेट करती है, ऐसी पावर से होता है जो मनुष्य या बालक को किसी एक क्रिया को दूसरी क्रिया, प्रायः व्यक्तियों के झुकाव पर निर्भर करती है। मतलब हम अगर कोई एक काम कर रहे हैं और उस काम को करते समय हमें कुछ एक अलग तरीके का अनुभव, कुछ अच्छा अनुभव मिलता है, तो हम उसके प्रति और मतलब झुकाव करते हैं या उस पर निर्भर रहते हैं। या ऐसा कह दें कि उस काम को करते हुए अगर हमारी हेल्प कोई कर रहा है, हमारी सहायता कोई कर रहा है, तो उसके प्रति भी हमारी जो पॉजिटिव एटीट्यूड आता है वो इंक्रीज होता है या वो डेवलप होता है। और आगे ये कह सकते हैं कि अगर किसी अभिवृत्ति के साथ, मतलब इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की मात्रा है क्या एक्चुअली में। कि सकारात्मक मतलब कह सकते हैं कि अगर हमें किसी से, वो किसी से का अर्थ हमारा यहाँ पर ये है कि वो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई घटना हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस के प्रति अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है, यानी जो अनुभव है, वो अगर सुखद है, तो वो हमें अधिक सकारात्मक बल प्रदान करेगा, और जिससे हम अधिक प्रेरित होंगे, या हमारा जो मनोभाव है वो बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। और वहीं पर अगर हमें उससे दुखद अनुभव प्राप्त हो रहे हैं, तो हमारे जो मनोबल है वो सबसे पहले हमारा मनोबल कम होता है, और हम जो भी चीजें कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बाधा आ जाती है। तो सुखद अनुभव के साथ मनोबल बढ़ता है और दुखद अनुभव के साथ मनोबल कम होता है। और जो एटीट्यूड है वो एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, कभी पॉजिटिव जाता है, कभी निगेटिव, कभी न्यूट्रल। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है कि अभिवृत्ति की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ एटीट्यूड। तो जो अभिवृत्ति की प्रकृति है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। धनात्मक अभिवृत्ति जिसे पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं, ऋणात्मक अभिवृत्ति जिसे निगेटिव एटीट्यूड कहते हैं, और अगला है शून्य अभिवृत्ति जिसे न्यूट्रल एटीट्यूड कहते हैं। बहुत कुछ तो इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि धनात्मक अभिवृत्ति क्या है, ऋणात्मक अभिवृत्ति क्या है और शून्य अभिवृत्ति क्या है। तो इसको अब विस्तार से हम एक एक करके देखते हैं और पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा धनात्मक अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। इसमें किसी भी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ही धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। अर्थात कोई भी घटना है या व्यक्ति है, उसके प्रति अगर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होगा, तो जो वहाँ की धनात्मक अभिवृत्ति होगी, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मतलब सुखद अनुभव होगा, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। सकारात्मक दृष्टिकोण से मतलब यही है कि जो चीज हमें अच्छा अच्छा महसूस कराते हैं, या ऐसा कह लें कि ऐसे लोग हैं या ऐसी घटना हो जिससे हमें पॉजिटिव व्यूज मिले, या फिर हमारा जो दृष्टिकोण हो वो सकारात्मक हो, तो वो धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे कि विश्वास है, प्रेम है, कर्तव्यनिष्ठ, उत्तरदायित्व, निरंतरता, अनुशासित। देखिए सकारात्मक, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। पॉजिटिव ही रहते हैं का मतलब कुछ भी हो जाए वो कभी निगेटिव नहीं सोचते, या उनके चेहरे पे एक अलग ही तरीके का भाव दिखाई देता है। अगर हम एक उदाहरण दें तो
हमारे हेड सर वो एक धनात्मक अभिवृत्ति के व्यक्ति लगते हैं, ये मेरा मानना है। क्योंकि उनसे जब हम बात करते हैं या उनसे कोई अपनी समस्या को लेकर के उनके पास जाते हैं, तो सर से बात करके हमें हमेशा सकारात्मक अभिवृत्ति ही मिलती है। या ये कह ले हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक हो जाता है, क्योंकि सर ऐसे सॉल्यूशंस देते हैं या ऐसी बातें बताते हैं जिस पर हमें विश्वास हो जाता है। और सर उन्हीं पक्षों को हमारे सामने रखते हैं जो हमारे मनोबल को गिराते नहीं है। तो जब हमारा मनोबल नहीं गिरेगा तो उसके प्रति हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। जिस घटना, व्यक्ति या वस्तु के प्रति हमारा प्रेम होता है, हम उसके लिए कर्तव्यनिष्ठ भी होते हैं। हम अपने उत्तरदायित्वों को भी पूरी तरह निर्वहन करते हैं, निरंतरता से पालन करते हैं और अनुशासन का भी पूर्णतः ध्यान रखते हैं। अगर हम बात करें हेड सर की, तो हेड सर हमें इन सब चीजों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर चीज को देखने का नजरिया अलग होता है, तो हमें दोनों तरीके की आवश्यकता होती है। दोनों पक्ष होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन अगर आप नेगेटिव लेके जाएंगे चीजें बिगड़ती जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव तो आपको हर रास्ता दिखेगा, वहां पर आपको फिर रास्ता दिखेंगे और समस्या का समाधान करने की कोशिश भी आप करेंगे और कहीं ना कहीं आगे जा करके आप समस्या को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो है ऋणात्मक इस समूह या घटती ऋणात्मक पाया धनात्मक से बिल्कुल अपोजिट है, जहां वहां पर सकारात्मक दृष्टिकोण हो। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो क्या है कि यही दृष्टिकोणात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। नजरिया होगा शशि यस बेटा, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। आप देखो अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करो एक बार। मैम। हेलो हेलो। हाँ शशि, अब आ रही है, अब आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऋणात्मक अभिवृत्ति, जो धनात्मक अभिवृत्ति से पूर्णतः विपरीत होता है। जहाँ पर हम धनात्मक अभिवृत्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहे थे, वहीं पर ऋणात्मक अभिवृत्ति में हम नकारात्मक दृष्टिकोण की बात करेंगे। और क्योंकि ये जो अभिवृत्ति है ये ऋणात्मक है, तो जो इसकी प्रवृत्ति होगी वो भी ऋणात्मक होगी या नकारात्मक प्रवृत्ति भी कहते हैं इसे। जैसे धनात्मक प्रवृत्ति में हम विश्वास प्रेम की बात कर रहे थे, उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर हम बात करेंगे अविश्वास की, घृणा की, भय की और दूर भागने की। या इसको उदाहरण से समझें कि जो चीज हमें पसंद नहीं होती है या उसके प्रति अगर हम किसी चीज से हम डर गए हैं, ठीक, तो उससे हम दूर भागते हैं और वो करने से भी हमें डर लगता है। जैसा अगर कह दें कि कोई टीचर है क्लास में, छोटे बच्चों की बात करें या कहीं पर कोई टीचर है क्लास में, अगर वो बच्चों को डरा रहे हैं तो बच्चे अगर उनसे डर गए हैं तो वो उनकी क्लास को अटेंड करना ही नहीं चाहेंगे। एक टाइम आएगा कि बच्चे उनकी क्लास में एब्सेंट रहेंगे और
अगर हम बात करें अविश्वास की, तो जिस चीजों पे हमें मतलब ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिस पे हम विश्वास नहीं करते हैं, उन चीजों से भी हम दूर भागते हैं, क्योंकि जिस पर हमें विश्वास नहीं है उनको पास रखने का भी मतलब नहीं है। तो हमारा जो ऋणात्मक अभिवृत्ति है वो ये कहती है कि ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, जिसका जो नजरिया होता है वो भी नकारात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को देखते हैं। हमारा अगला बिंदु है शून्य अभिवृत्ति, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रल एटीट्यूड कहते हैं। यह अभिवृत्ति ना तो सकारात्मक होती है ना ही नकारात्मक होती है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, इसके नाम से ही इसके अर्थ को समझा जा सकता है न्यूट्रल, यानी बीच का, ना अच्छा ना बुरा, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। तो ऐसी अभिवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उन्हें शून्य अभिवृत्ति का व्यक्ति कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनोवृत्ति ना होना ही शून्य अभिवृत्ति कहलाती है। मतलब आपने देखा हो कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन कोई बगल में कुछ भी काम होता रहे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो ना उसके बारे में अच्छा कहेंगे ना उनको बुरा कहेंगे। अरे ठीक है, हो रहा है होने दो, ठीक है हो रहा है होने दे, ऐसी वाली बातें भी लोग करते हैं। ये तो एक जनरल एग्जांपल हो गया। और अगर हम बात करें कि हम पसंद नापसंद की, तो न्यूट्रल एटीट्यूड में यहाँ तक वो पर्सन्स, ऐसे पर्सन्स होते हैं उनकी ना तो कोई प्रॉपर चॉइस होती है कि नहीं मुझे ये चीज बहुत पसंद है, मुझे ये चीज चाहिए, और ना ही वो किसी चीज को इग्नोर करते हैं। मतलब ये नहीं कहते नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, या मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है जो है अच्छा है। ऐसे ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति शून्य अभिवृत्ति में आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अभिवृत्ति के प्रकार। तो यहाँ पर अभिवृत्ति के 5 प्रकार हैं। पहला है विशिष्ट अभिवृत्ति, दूसरा है सामान्य अभिवृत्ति, तीसरा है नकारात्मक अभिवृत्ति, और चौथा है सकारात्मक अभिवृत्ति, पांचवा है मानसिक अभिवृत्ति। जैसा कि नाम से पता चला, विशिष्ट अभिवृत्ति, विशिष्ट मतलब स्पेशल। अगर हम इसकी इंग्लिश में बात करें तो विशिष्ट मीन्स होता है स्पेशल, और अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। तो विशिष्ट अभिवृत्ति में समझेंगे तो ये है कि जो व्यक्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार या संस्था के प्रति एक विशेष प्रकार की उसकी जो अभिव्यक्ति होती है वो उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे एक छात्र में अपने शिक्षक के प्रति सम्मान व श्रद्धा का भाव पाया जाता है, वो उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे छात्र है वो अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान का भाव रखता है और श्रद्धा का भाव रखता है, ये उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। तो यहाँ पर सिर्फ छात्र को ही लेकर के उदाहरण नहीं दे सकते हैं, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के लिए श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है, उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के प्रति सम्मान और श्रद्धा दोनों का भाव रखते हैं, वो हमारी विशिष्ट अभिवृत्ति है। हम अपनी पुस्तकों के लिए सम्मान रखते हैं और हमें अपनी पुस्तकों में श्रद्धा है, वो भी विशिष्ट अभिवृत्ति है। वही उदाहरण अगर हम भगवान का दें तो भगवान के साथ भी सेम है। गुरु हो गए, शिक्षक हो गए और भगवान हो गए, तीनों का स्थान बराबर रखा गया और तीनों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव विशिष्ट अभिवृत्ति वाले व्यक्तियों के अंतर्गत आता है। और ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति में नहीं होता, ये हम सब में होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु क्या कहता है। अगला बिंदु है हमारा सामान्य अभिवृत्ति। सामान्य अभिवृत्ति यानी जनरल एटीट्यूड, सामान्य का इंग्लिश में जनरल एटीट्यूड। तो जो इसमें समझेंगे कि जो अभिवृत्ति व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार आदि के बारे में सामान्य सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है वह सामान्य अभिवृत्ति कहलाती है।
मतलब इसमें किसी को भी स्पेशलाइज्ड नहीं किया जाता या किसी एक के प्रति स्पेशल वाली फीलिंग नहीं होती, सबको एक बराबर रखा जाता है। वो ऐसी एटीट्यूड को हम सामान्य एटीट्यूड या सामान्य अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण लें तो घड़ियों के विषय में अभिवृत्ति, राजनीतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण या रेल दुर्घटनाओं के प्रति अभिवृत्तियां आदि। मतलब राजनीतिक दलों के बारे में दृष्टिकोण, ये देखिए समूह में चलता है और इसमें किसी एक को स्पेशल करके नहीं, ये सामान्य रूप से हम इनको देखते हैं और हमारी जो अभिवृत्ति होती है इनके लिए सामान्य होती है। और अगर हम बात करें रेल दुर्घटना की, तो जो भी रेल दुर्घटनाएं होती हैं हम उनके लिए भावुक होते हैं, वो हमें संवेगात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड होता है वो सामान्य होता है। अब अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है नकारात्मक अभिवृत्ति। जो नकारात्मक यानी कि निगेटिव एटीट्यूड, हम पीछे भी ये चीज पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ एटीट्यूड में। तो उसमें वही है सेम कि जब हमारा दृष्टिकोण किसी वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता या हम उसे पसंद नहीं करते हैं, तो उसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब हम क्रोधित हो जाते हैं, और वह हमारी नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। और ये किसी एक के साथ नहीं होती है, ये हम सबके साथ है कि हमें जो चीज पसंद नहीं आती है या हम अगर किसी चीज से नफरत करते हैं या हमें उस पर विश्वास नहीं है, तो हमारा जो व्यवहार है वो उसके प्रति बिल्कुल ही बदल जाएगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी राजनीतिक पार्टी, प्रक्रिया, जाति, स्थान या व्यक्ति से घृणा करते हैं, पर्टिकुलर किसी राजनीतिक पार्टी की ही बात नहीं की जाएगी यहाँ पर, ये क्योंकि हमारा ये एटीट्यूड है और एटीट्यूड हमारे नेचर में होता है, और ये किसी एक पर्टिकुलर समूह का या पार्टी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर सब कुछ आ जाता है, जैसे राजनीतिक पार्टी है, प्रक्रिया है, जाति है, स्थान है या व्यक्ति से घृणा करते हैं, उनसे निराश होते हैं, उनमें अविश्वास रखते हैं तथा अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं, वह नकारात्मक अभिवृत्ति होती है। जैसे कि अगर हम जाति की बात करें, तो जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनसे ये होता है कि ये हमारी जाति के नहीं है, इनसे दूर रहो, और उनको हीन नजरों से, हीन भावना भी रहती है उनके प्रति, और उनको ये लगता है कि नहीं, अरे हटाओ, उनको छोड़ो, ऐसा वाला जो भाव आता है वो भी नकारात्मक अभिवृत्ति में के अंतर्गत आता है। उनसे कभी कभी ऐसे लोगों से चिढ़ भी हो जाती है। तो चिढ़ इसलिए होती है, चिढ़ हमने वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि हम जिसे पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमें घृणा होती है, उससे हमें चिढ़ हो जाती है। तो ऐसे लोगों से हम निराश रहते हैं, या ये कह ले हम उनसे दूर भागने का प्रयास करते हैं। और हमारा अगला बिंदु है सकारात्मक अभिवृत्ति। सकारात्मक अभिवृत्ति कह लें, धनात्मक अभिवृत्ति कह लें, या पॉजिटिव एटीट्यूड कह लें। ठीक, इसको विस्तार से समझते हैं। देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति, विचार, घटना या संस्था आदि की उपस्थिति हमें सुखद लगती है, बिल्कुल जैसा जो चीज हमने टाइप्स ऑफ अभिवृत्ति के नेचर में बताया था, प्रकृति के बारे में, वही चीज सेम यहाँ पर भी है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई विचार है, कोई थॉट्स है, कोई घटना है, कोई संस्था है, कोई वस्तु है, कोई स्थान है, वो अगर हमें सुखद अनुभव देते हैं, उनकी उपस्थिति से अगर हमें सुखद अनुभव होता है, तो वो हमारी प्रतिकूल प्रतिक्रिया, तो उनके प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया होती है वो प्रतिकूल होती है, या ये कह लें कि हम उनसे प्रभावित होते हैं और हम उनसे आकर्षित होते हैं, और हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो भी अनुकूल ना होकर के प्रतिकूल चलती हैं, सकारात्मक चलती हैं। और जहां उसी की जस्ट अपोजिट, जहां हम उसके पक्ष में बोलते हैं,
वही हमारी सकारात्मक, और नहीं होती है तो वो नकारात्मक कहलाती है, और हम उसके पक्ष में बोलते हैं तो हमारी सकारात्मक अभिव्यक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को देखते हैं। अगर हम अगले बिंदु से बढ़ने से पहले हम सकारात्मक अभिवृत्ति के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे और जानेंगे कि जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, संस्था, विचार, धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं। अब यहाँ विश्वास की भी बात होगी। अगर हमने पीछे पढ़ा था तो उसमें हमारे विश्वास भी थे, मनोभाव भी थे। तो यहाँ पर हम विश्वास की बात करते हैं तो उसके प्रति, चाहे वो कोई धर्म हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई विचार हो, कोई वस्तु, अगर हमें उस पर पूर्णतः विश्वास है, ठीक है, विश्वास है, हम उसे पसंद करते हैं तो हम उसे स्वीकार भी करेंगे। तो यहीं से इसे स्वीकारात्मक अभिवृत्ति भी कहलाते हैं या कहते हैं। उसके प्रति आकर्षित होते हैं हम, और जो भी हमारा व्यवहार होता है वो सब अनुकूल व्यवहार होता है, और हम उसके साथ समायोजन करने की पूर्णतः चेष्टा रखते हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो सब सही होगा और हम सब सही कर लेंगे। ऐसा होता है कि हमें जो चीज पसंद होती है उसको पाने के लिए हम सब करने के लिए रेडी होते हैं। साम दाम दंड भेद सब ट्राई करते हैं, और बस हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हमें वो चाहिए होता है, और ये हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति में होती है। अब अगर हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति है और हमने ठान लिया कि आगामी परीक्षाओं में हमें उत्तीर्ण होना है, तो हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि कुछ भी हो जाए, हमें चाहे कितना भी पढ़ना पड़े, दिन रात एक करना पड़े, हमें इस परीक्षा को पास करना है, मतलब करना है। तो ये जो एक विचार है, ये हमारे सकारात्मक विचार है, और ये सकारात्मक विचार हमारे सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण करती है। अगले बिंदु को देखते हैं, मानसिक अभिवृत्ति। मानसिक अभिवृत्ति को समझेंगे, जानेंगे कि मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। इन्हें अपने क्षेत्र के नाम से भी पुकारते हैं। मतलब शशि, जी बेटा एक अच्छा आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन हमें प्रेजेंटेशन करते वक्त टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आपको लास्ट में क्वेरीज भी देनी होती है, तो उस हिसाब से आप अपना जो प्रेजेंटेशन है उसे कंडक्ट करिए। ओके मैम। तो मैम कल भी कंटिन्यू किया जा सकता है? बेटा आपको अभी कितना बाकी है? मैम अभी तो है, इसमें विशेषताएं हैं और ये विकास संबंधी कारक है, फिर इम्प्लीकेशंस हैं। अभी ये पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए काफी हैं, तो अगर आप बोले तो हम ठीक यहीं तो शशि आप इतना करो कि अभी आपने जहाँ तक पढ़ाया है वहां तक की क्वेरीज ले लो, नेक्स्ट हम कल इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके मैम। मैम इसके लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करके फिर क्वेरीज कर लें। ठीक आप अपने हिसाब से देख लो, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। तो हमारा अगला बिंदु है मानसिक अभिवृत्ति। और मानसिक अभिवृत्ति मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। पृथक पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। इन्हें अपने क्षेत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। मतलब इन अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम इसका उदाहरण दें तो सौंदर्यानुभूति अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति आदि। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अभिवृत्ति हो सकती है। मतलब अगर हमारी सामाजिक व्यवहार को हम देखें तो सामाजिक अभिवृत्ति, वहाँ पर विभिन्न लोग होंगे, अच्छे आचरण वाले भी और नहीं भी, तो उनकी अभिवृत्तियां भी अलग अलग होगी। धार्मिक अभिवृत्ति की बात करें तो क्योंकि मानसिक अभिवृत्ति हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मानसिक स्तर है वो वहाँ पर कैसे काम करता है, वहाँ पे कैसे विचार आते हैं, वो उस प्रकार ही मतलब उस आधार पर कहा जाता है कि ये जो मानसिक अभिवृत्ति है वो किस प्रकार की है। तो आज के लिए समय का ध्यान रखते हुए हम आज की प्रेजेंटेशन को यहीं रोकते हैं, और आगे आप लोग को अगर क्वेरीज हो, कुछ ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, और इसके आगे के बिंदुओं को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए।
मैम ये मीनिंग ऑफ द एटीट्यूड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड जो आपने बताया है, यस, थोड़ा रिपीट कर दीजिए, एक्चुअली नेटवर्क इशू है तो चीजें वॉइस क्लियर मैम ये नहीं है, बताइए सर। मीनिंग ऑफ एटीट्यूड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड जो आपने पढ़ाया था, कहीं दोनों की हेडिंग चेंज तो नहीं हो गई है? क्योंकि जो चीज आपने कॉन्सेप्ट ऑफ एटीट्यूड में बताया वो मीनिंग आनी चाहिए थी। हाँ जी, जी नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट में एग्जैक्टली होता है कि उसको कहाँ से लिया गया है या उसका निर्माण कैसे हुआ है, या ये कह लें कि उसका मेन मुद्दा क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। हम कॉन्सेप्ट में वो पढ़ते हैं, और अर्थ में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उस वर्ड का मतलब क्या है और वो आगे जाकर के किस हद तक कारगर होगा। तो यहाँ पर अंतर इतना है, और मैंने जिन किताबों से देखा है वहाँ पर दोनों को ऐसे ही रखा गया था। अर्थ में हम सिर्फ उस शब्द के अर्थ को समझेंगे कि उस अर्थ का मतलब क्या है, मीनिंग ही अपने आप में बताती है। मतलब आपने, हाँ एटीट्यूड तो मतलब आपने जो नजरिया बताया था वो आपने कॉन्सेप्ट में बताया था, जबकि उसको मीनिंग में बताना चाहिए था। यही मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। नो, देखिए कंफ्यूजन आपका क्लियर करते हुए चलते हैं कि यहाँ पर कंफ्यूजन जैसी कोई बात ही नहीं है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नहीं सर, आप कॉन्सेप्ट और मीनिंग में पूछ रहे हैं कि कॉन्सेप्ट वाली चीजें मीनिंग में होनी चाहिए थी, ये कह रहे हैं आप? जी मैम, जैसे एटीट्यूड का मतलब आपने नजरिया बताया तो वो चीजें मीनिंग में आनी चाहिए थी, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट में बता दिया, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ओके ओके। देखिए हमने कॉन्सेप्ट में आपको ये बताया, हम स्लाइड पे चलते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जिसे ये सेकंड पॉइंट लिखा है कि योग्यता या सुविधा, जिसे नजरिया भी कहते हैं, इसे मीनिंग में होना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने यहाँ एटीट्यूड शब्द, जो मेन एटीट्यूड शब्द है उसका अर्थ नहीं बताया है। यहाँ पर आप अगर पहले बिंदु को देखें तो पहला बिंदु ये कहता है कि अभिवृत्ति को अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से बना है। जो एप्टस शब्द है, एप्टस, उस शब्द का जो मेन अर्थ है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा, जिसे नजरिया भी कहते हैं। तो अगर हम इस बिंदु को अर्थ में ले जाकर बताएंगे तो एक बिंदु यहाँ एक बिंदु वहां आधा आधा पढ़ना थोड़ा अनुचित होगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ रखा। ओके मैम। और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ सिर्फ और सिर्फ कोई जो भी शब्द है, हम जिस विषय है, वस्तु है हमारा, उस विषय वस्तु की मीनिंग यानी अर्थ को ही बताता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या है। आपको समझ में आया आशुतोष? ओके मैम, ओके। ओके, किसी और की कोई क्वेरीज या डाउट है? शशि बेटा, हाँ? बेटा आज के लिए मुझे लगता है यहीं तक हमें बाइंड अप कर देना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आपकी 2 में है। कल हम लोग के पास क्वेरीज लेने का मौका काफी होगा, क्योंकि प्रेजेंटेशंस जो हाफ प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट हो जाएगी और फिर पूरा टाइम आप लोग को मिलेगा क्वेरी को रिजॉल्व करने का। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं, फिर शशि के प्रेजेंटेशन से फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू क्लास। थैंक यू क्लास, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।